हाँ जी दोस्तों, तो मैंने अक्सर देखा है कि अम्बेडकराइट जो साथी हैं मेरे, इनको विज्ञान की जो भूख है ये बेहद ज्यादा है। ये प्यास है जैसे कि ज्ञान होना चाहिए उनके पास में, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है इसने काफी वक्त तक इस देश के बहुजन को चूंकि शिक्षा से दूर रखा है। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे जो साथी यहाँ पे जुड़े होते हैं, वो कभी भी जब भी हम ज्ञान की कोई भी चर्चा करते हैं तो वो बेहद चाव से सुनते हैं। वो उसमें उनके जो इनपुट्स होते हैं, जो उनके जो बातें रहती हैं, उनको भी मैं बड़े गौर से देखता हूँ। और ये सबसे जरूरी है। देखिए, हम जो इंसान है उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है ज्ञान को ज्ञान की तलाश करना, उसका अर्जन करना। अ, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इस बात को एक लाइन है, लेकिन आप सोचिए कि इस एक पंक्ति को समझने में और इस एक पंक्ति को जीने में कितने सारे लोग, असंख्य लोग जो हैं, उनका पूरा जीवन निकल जाता है। स्टीफन हॉकिंग उसमें से एक है। तो स्टीफन हॉकिंग की एक बड़ी शानदार किताब है, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन, ब्रह्मांड के सवालों के कुछ संक्षिप्त जवाब। स्टीफन हॉकिंग की ये किताब है। इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग सवाल जो कि ये पूछे जाते हैं कि क्या भगवान है, और ये पूरा ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ, और तीसरा सवाल कि ब्रह्मांड में क्या कोई दूसरा बौद्धिक जीवन भी है, इंटेलिजेंट लाइफ है। चौथा सवाल, क्या हम भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्या हम फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। पांचवा सवाल, ब्लैक होल के भीतर क्या है। छठवां सवाल, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, क्या समय में यात्रा करना संभव है। सातवां सवाल, क्या पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व बचेगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अभी तक जो जीवन का इतिहास है 370 करोड़ साल पुराना, उसमें 99% ऑफ स्पेशीज जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो क्या पृथ्वी पर इंसान बचेंगे। आठवां सवाल इसी से रिलेटेड है, स्टीफन हॉकिंग का, कि क्या हमें अंतरिक्ष में जीवन बसाना चाहिए, क्या मानव बस्तियों को हमें पृथ्वी से बाहर निकल के हमें मानव बस्तियां बसानी चाहिए। नौवां सवाल, जो कि आजकल का समसामयिक है, जो आज आज के वक्त में जो सवाल बेहद रेलेवेंट है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पीछे छोड़ देगा। और 10वां सवाल बेहद जरूरी, हम किस तरह से अपना भविष्य बना सकते हैं। तो ये इन सवालों पे हम आने वाली स्ट्रीम्स में जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा, मैं आपके सामने में स्टीफन हॉकिंग के ये 10 सवाल और स्टीफन हॉकिंग के जवाब, ये मैं आपके सामने में रखूंगा। आज हम स्टीफन हॉकिंग के की जो पहला सवाल है कि क्या भगवान है, हम आज इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। एक चीज को याद रखिएगा कि कार्ल सेगन ने कहा था, उसकी जो कॉस्मोस की सीरीज थी, कार्ल सेगन एक वैज्ञानिक थे, और आप जितने भी साइंस के डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हैं, इनकी शुरुआत दरअसल 70 और 80 के दशक में अमेरिका में कार्ल सेगन ने ही करी है। और कार्ल सेगन ने की एक डॉक्यूमेंट्री की सीरीज है पूरी, कॉस्मोस, उस समय की। तो कॉस्मोस में कार्ल सेगन ने एक बेहद खूबसूरत बात कही जो मेरे दिल के बेहद करीब है। कार्ल सेगन ने कहा कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम दरअसल लेखक के मन में उतर जाते हैं, जो राइटर का माइंड है उसमें उतर जाते हैं। और लेखक ने, राइटर ने अपने मन में उठे हुए जो विचार हैं, उन किताबों को जब लिखा है, और हम जब उनके उस विचारों को पढ़ रहे हैं, तो दरअसल ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि लेखक हमसे कुछ बात कर रहा है, राइटर हमसे कुछ बात कर रहा है अपनी किताब में लिखी हुई बातों की के जरिए। और हमारा मन जो है वो तौल रहा है कि लेखक कितना सही है, लेखक कितना गलत है, क्या इस लेखक से इंस्पायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कार्ल सेगन ने कहा कि किसी किताब को पढ़ना बिल्कुल ऐसे ही है
कि किसी लेखक के, राइटर के मन में उतरना, उसके माइंड में उतरना और उसकी थॉट प्रोसेस, जो वैचारिक श्रृंखला है, उसका एक हिस्सा बनना। कार्ल सेगन ने थोड़ा पोएटिक होते हुए कहा कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उस लेखक से बात कर रहे हैं। तो जब मैं आपके सामने में आज स्टीफन हॉकिंग की ब्रह्मांड के बड़े सवालों के संक्षिप्त जवाब, ये किताब आज आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों, तो आप पूरे धैर्य के साथ में अपना जो समय वो मुझे दीजिए, क्योंकि कार्ल सेगन के हिसाब से स्टीफन हॉकिंग की किताब को पढ़ते वक्त आप और मैं, हम दरअसल स्टीफन हॉकिंग से एक बातचीत में उतरने जा रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग के वैचारिक श्रृंखला क्या है, और ये सुनते वक्त आवाज मेरी है, लेकिन शब्द जो हैं वो स्टीफन हॉकिंग के हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बड़ा मूलभूत सवाल हमारे सामने में और विज्ञान के सामने में अक्सर आता रहता है, क्या भगवान है? इंसान ने जब से होश को संभाला, जब से उसने प्रकृति के बारे में चीजों की को समझने के लिए कहानियां बनाना शुरू किया, युवाल नोआ हरारी कहता है कि इंसान जो है ये कहानीकार बड़ा जबरदस्त है, ये स्टोरी टेलर है। हमने कहानियां बनाने में महारत हासिल करी है। एक कहानी है हमारे पास कि ग्रहण क्यों पड़ता है। एक सवाल है हमारे पास कि ग्रहण क्यों पड़ता है। कहानी अलग अलग कल्चर्स में हमको दिखाई देती है। जैसे भारत में हिंदुइज्म कहता है कि राहु और केतु जो है चंद्र और सूर्य को खा लेते तो ग्रहण पड़ता है। ये उस वक्त की बात है जब हमारे सामने में भौतिक संसार, जो फिजिकल वर्ल्ड हमारे आंखों के सामने है, इसके बारे में जानकारी सीमित है। ये कहानी तब लिखी गई है जब हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन हमें सवालों के जवाब तो खुद को देने हैं, क्योंकि सवाल को छोड़ना बिना जवाब के ये इंसान की प्रवृत्ति में होता नहीं है। और इसीलिए युवाल नोआ हरारी कहता है कि हम बेहद जबरदस्त कहानीकार हैं। और उन सारी कहानियों में दोस्तों, अगर कोई एक कहानी इंसान ने अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग वक्त में कही है, तो वो कही है ईश्वर के संबंध में, कि क्या भगवान है। क्योंकि अक्सर जब कभी बड़ी तेज तूफान आए, जब कभी हम अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखें, जब कभी हम अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको जन्म लेते देखें, जब कभी कोई नेचुरल डिजास्टर हम देखें, जब कभी हम रात होते देखें, जब कभी हम दिन होते देखें, जब कभी हम आसमान में इंद्रधनुष देखें, तो हजारों सालों से हमारे पास सिर्फ 3 शब्दों का जवाब था, 3 वर्ड का, गॉड डिड इट। ये ईश्वर ने किया है। कि सवाल उठा कि भाई इंद्रधनुष क्यों बना? गॉड डिड इट। दिन के बाद रात कैसे हुई? गॉड डिड इट। लेकिन कुछ लोग थे, स्टीफन हॉकिंग के जैसे, आपके जैसे, मेरे जैसे, जिन्होंने इन कहानियों पे यकीन नहीं किया। हमने अपनी कहानियों की शुरुआत करी, खोजनी। लेकिन फर्क ये था कि हमारी कहानियों में, हम जब कहानियां बना रहे थे, जिसे आज हम साइंस कहते हैं, उनके पीछे में तथ्य थे, फैक्ट थे, एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोग थे, ऑब्जर्वेशन थे, हमारा देखना था। और उस इन तीनों को मिला के जो रिजल्ट था, जो परिणाम था, वो सत्य पे आधारित था, वो सच पे आधारित था। तो चलिए दोस्तों, हम स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में मैं आपको लेके चलता हूं, और यहां से शब्द, आवाज सिर्फ मेरी रहेगी, शब्द आपके, और यहां से जो शब्द हैं वो स्टीफन हॉकिंग के हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को स्टीफन हॉकिंग के ये 2 सवाल आज मैं आपके सामने में रखूंगा, और ये दोनों सवालों के जो जवाब मिलेंगे, शायद आपके सोचने में कुछ बदलाव आए कि किस तरह से सोचा जा सकता है। तो स्टीफन हॉकिंग ने पहला सवाल, क्या भगवान है? तो स्टीफन हॉकिंग कहता है कि जो सवाल पहले धर्म के क्षेत्र में आते थे, विज्ञान ने तेजी से उसके जवाब देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे सवाल जिनमें हम पूछते हैं, हम यहां क्यों हैं, हम कहां से आए हैं, काफी पहले धर्म ने इनके सवालों का जवाब देने के प्रयास किए।
जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंद्रधनुष क्यों होता है, गॉड डिड इट। धर्म के पास में सवाल के जवाब के रूप में एक ईश्वर था। बहुत पहले जवाब एक ही हुआ करता था कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। और ये संसार बेहद खौफनाक जगह है, क्योंकि हम देखते हैं कि तूफान आ रहे हैं समुद्र में, तेज बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। हम ये सारी चीजों को देखते हैं। और ये संसार, इसीलिए स्टीफन हॉकिंग कहता है कि बहुत ही खौफनाक जगह है। वाइकिंग जैसे शक्तिशाली लोग भी अलौकिक शक्तियों में विश्वास किया करते थे। जो वो वाइकिंग्स के जो कबीले हुआ करते थे आज से 1000 साल पहले, जिन्होंने पूरे यूरोप में जाके मार काट मचाई, लेकिन वो भी कुछ ईश्वरीय शक्तियों पे विश्वास किए करते थे, क्योंकि इन शक्तियों के जवाब के रूप में उनके पास में कोई कहानी के रूप में सिर्फ यही था कि ईश्वर ने किया है। और चूंकि ये घटनाएं इतनी भयंकर हैं, जैसे बिजली का कड़कना, तूफान और ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी प्राकृतिक घटनाओं को भी अर्थपूर्ण माना जा सके, उनका कुछ एक मीनिंग निकाला जा सके। लेकिन आज विज्ञान बेहद और दृढ़ जवाब देने को तैयार है, लेकिन लोग हमेशा धर्म से बंधे रहेंगे। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं क्योंकि ये सुखदायक है, क्योंकि ये आपको कोई मेहनत करने के लिए नहीं कहता है। धर्म धर्म कहता है बस भगवान को आप मान लो, बस इतना आप कर लो। आपने बस पूछा ये इंद्रधनुष क्यों है, ये भगवान ने बनाया है, अब अपना दिमाग लगाना नहीं है। तो आलस जो है और खुद के ऊपर यकीन नहीं करना, ये बहुत सारे लोगों को सुखदाई लगता है। इसलिए कई लोग जो हमारे पास भी आते हैं, वो अक्सर अपने ईश्वर को डिफेंड करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी ये इतनी पुरानी मान्यता है, हम इस मान्यता को कैसे छोड़ें। तो जो लोग हमेशा धर्म से बंधे रहेंगे, वो सुखदायक है, क्योंकि उन्हें लगता है। और वे विज्ञान पे भी यकीन नहीं करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब हम ये बात कर रहे थे कि क्या हनुमान जी ने सूरज खाया, तो हमने अपने सामने ही देखा कि कई हमारे जो दोस्त हैं, साथी, वो आके कह रहे थे कि हनुमान जी गुब्बारे जैसे फूल गए होंगे, और फिर उनका मुंह इतना बड़ा हो गया होगा। या तो फिर जो वायु है, इसका सरफेस जो है एरिया, वो आग से ज्यादा होता है, सन से ज्यादा होता है, इसलिए खा लिया। तो आपको अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक बातें भी करते हुए ये लोग आपको दिखाई देते चलेंगे। आज 2300 साल पहले, ईसा के तकरीबन 300 साल पहले, एरिस्टार्कस नाम का ग्रीक में रहने वाला एक बूढ़ा था, लंबी लंबी दाढ़ी वाला, सफेद चोगे पहनने वाला। एरिस्टार्कस जरूर बहुत ही रेशनल रहा होगा। एरिस्टार्कस बिल्कुल आपके और मेरे जैसा रहा होगा। ये उन वो सवाल जो धर्म जिनके जवाब दे रहा था, उसको मानने की बजाय एरिस्टार्कस ने कहा कि ये जो चंद्र ग्रहण है, और जो जवाब उस समय के क्लासिकल ग्रीस के रिलीजन दे रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ विरोधाभास है, जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो एरिस्टार्कस ग्रहण से बहुत प्रभावित था, खास तौर से चंद्र ग्रहण से। वो इतना साहसी था कि उन्होंने उस समय यह सवाल उठा लिया कि क्या वाकई इसके पीछे में कोई ईश्वर होता है। अगर हम सही मायनों में माने, तो एरिस्टार्कस को आज हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के इंसान के रूप में भी देख सकते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट का इंसान वो होता है जो कि तथ्यों के आधार पे मिले हुए जवाबों पे यकीन करे। उस जमाने में स्वर्ग के, यानी जो आसमान है, उसके अध्ययन किए जाते थे, ये देखने के लिए कि भाई ये जो पूरी जो जो हमें तारे दिखाई दे रहे हैं, ये ईश्वर ने किस तरह से बनाए हैं। लेकिन एरिस्टार्कस ने क्या किया, उसने आसमान का गहन अध्ययन किया, गौर से देखना चालू किया, और अपने वक्त के एक बहुत ही हिम्मतवर निष्कर्ष पे पहुंचा कि भाई ये जो चंद्र ग्रहण है, ये पृथ्वी की छाया की वजह से पड़ रहा है। ये ग्रहण पृथ्वी की छाया मात्र है जो पृथ्वी पर पड़ती है, ये कोई ईश्वरीय घटना नहीं है। और अपनी खोज के बाद उन्मुक्त अनुभव करते हुए उन्होंने आसमान में जो हो रहा है, उसके डायग्राम बनाना चालू किए एरिस्टार्कस ने। एरिस्टार्कस के जो डायग्राम उन्होंने बनाए, उन रेखा चित्रों में
वो जो डायग्राम थे उसमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के बीच के वास्तविक संबंध को एरिस्टार्कस ने आज से 2300 साल पहले एक कर दिया। वहां से वो और उल्लेख निष्कर्ष पे पहुंचे, उन्होंने तार्किक रूप से समझाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में नहीं है जैसा कि हर आदमी सोचता है। अगर आप रात के आसमान में खड़े होकर देखें या दिन के आसमान के नीचे खड़े होकर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे जो सूर्य, चंद्रमा और तारे जो हैं इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखने मात्र से यह लगता है कि अगर इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो पृथ्वी जरूर बीच में होगी, लेकिन एरिस्टार्कस, उसमें कुछ बात रही होगी। सच को सच के जैसा स्वीकार करने का एक साहस रहा होगा, और इसीलिए आज हम 2300 साल बाद उस बूढ़े सफेद चोगे पहने आदमी को याद कर रहे हैं। सोचिए, स्टीफन हॉकिंग के शब्दों में उसने पहली बार ठीक ठीक आसमान के जो तारे हैं इनके डायग्राम बनाते हुए समझाया कि पृथ्वी यूनिवर्स के केंद्र में नहीं है, बल्कि वो तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और वास्तव में इस व्यवस्था को ही समझना, ग्रहण लगते हैं उसको समझने की कुंजी है। क्योंकि चंद्रमा की परछाई जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन एरिस्टार्कस यहां नहीं रुका, थोड़ा आगे गया। उसने कहा कि तारे दरअसल स्वर्ग की धरती पर खनकते नहीं हैं, जैसे कि उस वक्त के क्लासिकल ग्रीस के रिलीजन में माना जाता था, जैसे कि उनके समकालीन यकीन करते थे। एरिस्टार्कस ने कहा 2300 साल पहले, तारे दरअसल हमारे सूरज के जैसे ही सूरज हैं, लेकिन ये बेहद ज्यादा दूर हैं। एरिस्टार्कस ने यह समझाया कि ये ब्रह्मांड दरअसल एक मशीन की तरह है, जो कि कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, कुछ नियम, रूल्स, लॉज, इन पे चलता है। ये कोई ईश्वर नहीं चला रहा है, ये लॉज ऑफ नेचर हैं जो इस यूनिवर्स को चला रहे हैं, और इन नियमों को इंसानी दिमाग समझ सकता है। और ये बात आज 2300 साल के बाद जब हम एरिस्टार्कस की बात कर रहे हैं, तो मैं आज सारे दोस्तों की तरफ से एरिस्टार्कस को नमन करता हूं कि 2300 साल पहले उसने ये बता दिया कि ये तारे हमारे जैसे, जैसा हमारा सूरज है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये बहुत दूर है। और सबसे जरूरी बात, गॉड डिड नॉट डू इट, भगवान ने ये नहीं किया है। यूनिवर्स एक मशीन की तरह है जो कि लॉज ऑफ नेचर से चल रही है, और ये लॉज ऑफ नेचर वो हैं जिनको आपके और मेरे जैसा दिमाग समझ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। लेकिन एरिस्टार्कस के ये कहने पे ही विज्ञान यहां पे रुकेगा नहीं। हम इस खोज में है कि क्या भगवान होता है कि नहीं। तो सवाल तो ये पैदा होगा कि ब्रह्मांड दरअसल बनाया किसने है और इसको नियंत्रित कौन करता है। सिर्फ ये कह देने से कि एक लॉज ऑफ नेचर है एरिस्टार्कस की, बात यहां पे रुकेगी नहीं। और ये बात हमारे कई साथी जो है उनके भी दिमाग में रहती है कि ये यूनिवर्स को किसने बनाया और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि विज्ञान के नियमों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एकदम से बिना किसी सहारे के स्वयं हो गई। ये यूनिवर्स जो है ये स्पॉन्टेनियस रूप से खुद ही क्रिएट हो गया, और विज्ञान के नियम से ही, लॉज ऑफ साइंस से, लॉज ऑफ नेचर से ही, जिसको आज हम समझ सकते हैं, उनसे ही ये यूनिवर्स जो है एक्सपांड होता चला गया, जहां पे आज हम जिस यूनिवर्स को जानते हैं। लेकिन फिर भी हम स्टीफन हॉकिंग की बात कर रहे हैं, हम स्टीफन हॉकिंग के दिमाग के अंदर में हैं, उसके मन की वैचारिक श्रृंखला के साथ हैं। तो स्टीफन हॉकिंग चीजों को ऐसे नहीं समझाएगा। स्टीफन हॉकिंग आगे कहता है कि यूनिवर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, और यहां पे हमें बड़ी अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये लॉज ऑफ नेचर से है, ये थोड़ा जवाब कमतर लगता है। तो चलिए, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम एक रेसिपी तैयार करते हैं यूनिवर्स की। इस रेसिपी में हमको 3 चीज चाहिए, सिर्फ 3 चीज। इन 3 चीजों से
हम यूनिवर्स बनाते हैं। तो आखिर ये तीन चीजें क्या है जो हमें ब्रह्म जो यूनिवर्स को बनाने के लिए चाहिए? पहला है मैटर, जिसका द्रव्यमान यानी डेंसिटी हो। मैटर हमारे आसपास है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जो आपके सामने में बेड है, जो आपके सामने में मोबाइल है, जो आपके सामने में दीवार दिख रही है, जो आपके सामने में जमीन है, ये सारा कुछ मैटर है। धूल, चट्टान, बर्फ, लिक्विड, गैस के विशालकाय बादल, ये सब कुछ जो है ये मेटल है, ये मैटर है। और ये वो ब्रह्मांड है, और ये हमारे पृथ्वी के बाहर भी है, जहां पे अरबों खरबों हमारे सूरज के जैसे तारे हैं, जो कि इनफाइनाइट लिमिट तक फैले हुए हैं। तो हमारे पास में रेसिपी आ गई। पहला हमें चाहिए यूनिवर्स बनाने के लिए मैटर। दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? ऊर्जा यानी एनर्जी। भले ही आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। इससे हर दिन हमारा परिचय होता है। हम सूर्य की ओर देखेंगे तो आपकी शक्ल पे असर पड़ने लगेगा, आपको सनबर्न हो जाता है। 930 लाख मील की दूरी पर जो तारा है, उसकी ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। आप सूरज के आप जो कड़ी दोपहरी है इसमें निकल के देखिए, आपको महसूस होने लगेगा भाई कि मुझे गर्मी लग रही है। ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलकर उन प्रक्रियाओं को चलाती है जो इसे गतिशील यानी एक्सपांडिंग यूनिवर्स के रूप में बनाती चली जाती है। तो हमारी कुक बुक के लिए जो दूसरी चीज है वो क्या है? ऊर्जा। पहला मैटर। अब रेसिपी की तीसरी चीज लेते हैं। तीसरी चीज जो यूनिवर्स को बनाने के लिए जरूरी है वो क्या है? अंतरिक्ष यानी स्पेस। बहुत बड़ा स्पेस। आप यूनिवर्स को सुंदर, बहुत अच्छा और वायलेंट भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्स कोई छोटा है। ये यूनिवर्स जो है ये बेहद ज्यादा बड़ा है। आज हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजे हैं, वहां से हम ये देखते हैं कि तकरीबन 1300 करोड़ साल पहले बनी गैलेक्सी हमें दिखाई दे रही है। लाइट जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रेवल करती है। सोचिए 1 घंटे में कितना करती होगी, सोचिए 1 महीने में, और ये भी सोचिए 1 साल में कितना। और मैं बात कर रहा हूं 1300 करोड़ साल पहले बनी गैलेक्सी की। तो वो कितनी दूर है गैलेक्सी, इसका मतलब है यूनिवर्स कोई छोटी सी जगह नहीं है। जहां भी हम देखते हैं हमें स्पेस स्पेस और ज्यादा स्पेस दिखाई देता है। और ये स्पेस जो है ये सारी दिशाओं में, सारे डायरेक्शंस में फैला हुआ हमें दिखाई देता है। तो हमारे पास में दोस्तों हमारी जो रेसिपी है इसके 3 इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं: मैटर, एनर्जी और स्पेस। ऊर्जा, पदार्थ और अंतरिक्ष। अब हम चलते हैं उस कहानी के पीछे के पास जो विज्ञान हमें सुनाती है क्रिएशन की। यहां पे ईश्वर की जरूरत नहीं है। तो जिस समय बिग बैंग की घटना हुई, बिग बैंग कहते हैं उस वक्त को, कि जब 1378 करोड़ साल पहले ये यूनिवर्स एक बेहद छोटा, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं, उस बिंदु में ये पूरा यूनिवर्स को आप समेट दीजिए। उतने छोटे बिंदु से एक बिग बैंग हम जिसे कहते हैं, एक इन्फ्लेशन, एक फैलाव चालू हुआ। उसे आज हम कॉस्मिक फिजिक्स की भाषा में हम उसे कहते हैं बिग बैंग। तो जिस समय बिग बैंग की घटना हुई उस वक्त सारे यूनिवर्स की रचना हो गई। यहां पे इस यूनिवर्स के पास अपना ही स्पेस था, और ये एक्सप्लोजन, ये जो फैलाव है, ये विस्फोट से पहले ये गुब्बारे के जैसे फूलता चला गया। तो स्पेस तो आ गया, तो फिर ऊर्जा, और ये स्पेस आए कहां से? तो ऊर्जा से भरा हुआ ब्रह्मांड, अंतरिक्ष का इतना जबरदस्त विस्तार, इसके भीतर की हर चीज बिना किसी चीज के फिर आ कैसे गई? कुछ लोगों के लिए इसके पीछे ईश्वर का हाथ हो सकता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये भगवान ने किया। उनकी राय में ईश्वर ने पहले एनर्जी बनाई, फिर स्पेस बनाया, पहले बनाई ऊर्जा, फिर बनाई अंतरिक्ष। बिग बैंग जो है वो क्रिएशन की वो घटना है
जहां ईश्वर ने ये सब किया, लेकिन विज्ञान अलग बात कहता है। स्वयं को संकट में डालने के बावजूद स्टीफन हॉकिंग का यह मानना है कि हम इस नेचुरल इवेंट के बारे में, प्राकृतिक घटना के बारे में ज्यादा समझ, कहीं डीप अंडरस्टैंडिंग हम अपने अंदर में ला सकते हैं। और ये इतनी गजब की अंडरस्टैंडिंग है कि ये, इसमें आपको इमेजिनेशन, आपकी कल्पना इतनी जरूरी है कि जो वाइकिंग्स, जिन्होंने 1000 साल पहले आधे यूरोप पे कब्जा कर दिया था, शायद वो भी डर जाते। और हम आइंस्टाइन द्वारा खोजे हुए ऊर्जा, एनर्जी और पदार्थ यानी मैटर के भी बैलेंस से आगे जा सकते हैं। हम प्रकृति के नियमों, नेचर के लॉस का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्स के शुरू होने को समझ सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं क्या क्या कि क्या इसे समझने के लिए ईश्वर का होना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है? क्या सिर्फ ईश्वर ही ऐसा कर सकता है? बिग बैंग के मध्य में एक बड़ा गहरा सीक्रेट, एक रहस्य है कि किस तरह से सुंदर इतना बड़ा यूनिवर्स, जिसमें अंतरिक्ष, स्पेस, ऊर्जा, एनर्जी बिना किसी चीज के आ गई, हमारे ब्रह्मांड का एक राज, एक विचित्र तथ्य, एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट में बसा हुआ है। फिजिक्स का ये नियम, भौतिकी के सिद्धांत किसी चीज के अस्तित्व की मांग करते हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। इस टर्म को याद रखिएगा। इस विचित्र लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा, हाइपोथेसिस को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल उपमा यानी एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। एक ऐसा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति, एक कोई आदमी एक समतल जमीन पर खड़ा हुआ है और वो पहाड़ को खड़ा करना चाहता है। अब ये मान लीजिए कि ये पहाड़ जो है, ये यूनिवर्स है। इस पहाड़ को बनाने के लिए उसने जमीन खोदनी चालू करी और उस मिट्टी से पहाड़ बनाता चला गया। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो वो केवल पहाड़ ही नहीं बना रहा है, वो एक गड्ढा यानी खाई भी बनाता चला जा रहा है, जो दरअसल उस पहाड़ का एक नेगेटिव फॉर्म है, नकारात्मक संस्करण है। जो मिट्टी पहले उस खाई, उस गड्ढे में थी, अब वो पहाड़ बन गई है और इस तरह से अब पूरा संतुलन हो गया है। यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल जो है, ये यूनिवर्स के शुरू होने में निहित है। यही यही जो एक विचित्र तथ्य, एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अनबिलीवेबल फैक्ट, इसी के बीच में है यूनिवर्स के शुरू होने की कुंजी। और जब बिग बैंग से बड़े पैमाने पर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी निकली, तो इसके साथ ही उसी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी भी निकली। और इस प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव एनर्जी दोनों आपस में टकराए और जीरो हो गए। ये नेचर का एक और नियम है। तो ये, तो फिर हम ये जानना चाहेंगे भाई कि आज ये नेगेटिव ऊर्जा कहां है? यह हमारी कॉस्मिक, जो हमारी रेसिपी है, उसके तीसरे भाग में है, यानी स्पेस के अंदर। और ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ग्रेविटी और मोशन से संबंधित जो जो रिलेटेड जो भी फिजिक्स के लॉज हैं, उनके अनुसार स्पेस अपने आप में ही नेगेटिव ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है, जो ये तय करता है कि ये सभी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमेशा शून्य होती रहे। द नेट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स का ये नियम है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास कुकबुक थी, हमने यूनिवर्स को बनाया, लेकिन इस यूनिवर्स में हमने देखा कि यहां अरबों अरबों गैलेक्सीज का, एक आकाश गंगाओं का एक बहुत बड़ा जाल जैसा फैला हुआ है। ये जितनी गैलेक्सीज है, ये ऐसे ही नहीं है कि बनी हुई है एक ही जगह, नहीं, ये दरअसल एक दूसरे को खींच रही है। इन सारी गैलेक्सीज के बीच में एक ब्लैक होल है। आज हम ये नहीं जानते कि हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव, एक बहुत बड़ा ब्लैक होल कर क्या रहा है। हम आगे चल के इस पे बात करेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। और ये जाल
जो है ये महाकाय एक स्टोरेज के जैसे, एक बैटरी के जैसे काम करने लगता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यूनिवर्स जो है एक बहुत बड़ी बैटरी है जिसने जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कलेक्ट करके रखा है। इसका सकारात्मक पहलू पदार्थ और ऊर्जा है। इसका जो पॉजिटिव साइड है जिसे हम पहाड़ के रूप में देखते हैं, तो जो मिट्टी निकालकर खाई बनी वह है नेगेटिव। इसका जो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पहाड़ हमको दिखाई देता है वो क्या है, पॉजिटिव एनर्जी, और जो मिट्टी जहां से निकाल के हमने खाई बना दी वो है नेगेटिव एनर्जी, और जो कि पूरे स्पेस में फैली हुई है। लेकिन यहां पे सवाल फिर आता है, क्या भगवान है? तो अगर ईश्वर है तो उसकी खोज में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि यूनिवर्स हमें कुछ नहीं देता तो फिर ईश्वर को इस यूनिवर्स को बनाने की जरूरत ही क्या पड़ गई। ये एक जो बात है ये आपके दिमाग में ईश्वर के पूरे कॉन्सेप्ट को हिलाने के लिए काफी है। ये यूनिवर्स तो हमें कुछ दे नहीं रहा है, तो फिर ईश्वर ने इसको बनाया क्यों है? और ये पूरी चीजों को देख के लगता है कि जैसे ईश्वर जो है वो एक ऐसी पार्टी जिसने चालू कर दी है जहां पे खाने पीने के पैसे नहीं लगते, कि यूनिवर्स एक मुफ्त लंच के समान है। लेकिन फिर भी इसके आगे चल के भी, जैसे कि मैंने इसके पहले के स्ट्रीम्स में भी डिस्कस किया है, ईश्वर ने फिर ये नियम बनाए क्यों है भाई? इन नियमों को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? और एक क्वांटम की दुनिया के नियम है जो कि हमारी विशालकाय दुनिया के नियम से अलग है। क्वांटम की दुनिया यानी एटम की दुनिया, उसके नियम हमारी विशालकाय दुनिया से अलग हैं। और क्वांटम के नियमों के हिसाब से बिग बैंग हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह उभरता है कि ईश्वर ने क्वांटम के नियम क्यों बनाए जिसके कारण बिग बैंग हुआ? उसको तो वैसे ही बिग बैंग कर लेना था। और अगर मैं आपको सार में कहूं, बात अपनी जितनी छोटी हो सके उसमें कहूं, सिंप्लीफाई करके कहूं, तो बिग बैंग को करने की ईश्वर की जरूरत ही क्या पड़ी? ईश्वर को चुपचाप ही बैठे रहना था। लेकिन फिर भी फिर से हम एक और जो मुद्दा है, ये पूरी बात के दूसरे मुद्दे पे हम आते हैं कि हमारे हर दिन के अनुभव तो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी कारण से हो रहा होगा। यहां कुर्सी पड़ी है, उस कुर्सी को मैंने उठा के इधर रखा, उठा के इधर रखने का कारण मैं हूं। हम देखते हैं हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो किसी किसी ना किसी कारण से हो रहा है, और जो पहले कभी उभरा होगा इसके लिए हमारे लिए स्वाभाविक है कि हम सोचें कि जरूर ईश्वर होगा, ईश्वर ही उसका कारण होगा, और उसी ने इन्हें बनाया है, और तभी ये यूनिवर्स जो है ये एग्जिस्टेंस में आया, ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। लेकिन जब हम यूनिवर्स की कंप्लीटनेस की बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये देखते हैं कि प्रकृति के जो नियम हैं ये खुद बताते हैं कि न केवल यूनिवर्स बिना किसी सहायता, जैसे प्रोटॉन बिना किसी सहायता के अस्तित्व में आ गया जब बिग बैंग हुआ, तो प्रकृति के नियम ये खुद बताते हैं कि न केवल ब्रह्मांड बिना किसी सहायता जैसे प्रोटॉन के अस्तित्व में आ सकता था और उसे किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये भी संभव है कि बिग बैंग के पीछे भी कोई कारण रहा हो। नहीं, ये बात तो हमें नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। सूर्य के अंदर में प्रकाश कैसे आता है? यदि हम सूर्य के अंदर में जाते जाएं, अगर मैं आपको सूरज के अंदर में उसके कोर में लेके चलूं, तो हमें दिखेगा कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम वो मिलके हीलियम बना रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही है। अब यहां तक तो ठीक है। तो कोई कह सकता है कि सूर्य को ईश्वर ने बनाया, तो अगर मैं उसको कोर में लेके चलूं और उसको ये चीज दिखाऊं कि दो हाइड्रोजन के एटम हैं जिनको मिला के हीलियम बन रहा है, तो मैं ये सवाल पूछ सकता हूं कि तो फिर हाइड्रोजन कहां से आ गई? तो हाइड्रोजन आ गई बिग बैंग से। तो फिर ईश्वर को बिग बैंग करने की जरूरत ही क्या थी? उसको सीधा ही सीधा एक सूर्य बना देना था। उसने इतना लंबा चौड़ा रास्ता क्यों तय किया, 1378 करोड़ साल का? चलिए बिग बैंग में फिर से चलते हैं। एक और बात है, जैसे ही बिग बैंग हुआ एक और अनोखी घटना हुई, समय की शुरुआत हुई है। हमारी आज की जो साइंटिफिक समझ है वो जब कभी हम बिग बैंग के बारे में कहते हैं तो हमें यह बताती है कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ।
बिग बैंग कैसे हुआ ये नहीं बताती, बिग बैंग क्यों हुआ ये नहीं इस चीज का जवाब नहीं देती। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, हमारे हमारी जो भाषा है उसकी कुछ सीमाएं हैं। हमारी भाषाओं में हमने कुछ सवालों को गढ़ा है, क्यों, कैसे, कहां, कब। लेकिन विज्ञान के लिए आपकी भाषा के नियमों को पालन करना जरूरी नहीं है। तो जो बिग बैंग है उसके संबंध में जब आप ये कहते हैं कि बिग बैंग किसने किया, यह सवाल अपने आप में गलत है। ये दरअसल आप अपनी भाषा के सीमा में, आपकी जो लैंग्वेज की लिमिट है उसमें बंद के पूछ रहे हैं। क्योंकि जब आपने किसने कहा तो आपने एक समय की बात करी। बिग बैंग के बाद क्या हुआ, सवाल ये सही है, क्योंकि बिग बैंग के साथ ही समय शुरू हुआ। अब आप सोचिए, ये पूरी जो बात है इसको जरा अपनी भाषा की सीमा से, अपनी लैंग्वेज की लिमिट से बाहर निकल के सोचिए। ये बात कितनी ज्यादा दिमाग को झंकृत करने वाली है ये विचार। और इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि स्पेस में एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल एक इतना बड़ा तारा होता है जो अपने आप में ही कोलैप्स हो गया, जो अपने आप में ही टूट गया। और वो इतना बड़ा था दरअसल कि जब वो टूटा तो उसकी ग्रेविटी जो है, वो स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है, जो स्पेस टाइम जो है, पूरी जो चादर है उसकी, जहां पे वो तारा है, मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, स्पेस टाइम के बारे में भी। आप ऐसे समझ लीजिए, हालांकि ये एग्जाम्पल गलत है दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि स्पेस टाइम की एक चादर है, वहां पे एक बेहद बड़ा तारा है। वो तारा जो है, जैसे आपने किसी बिल्डिंग को टूटते हुए देखा होगा कि वो जब उसके जो फाउंडेशंस हैं, उसकी जो नींव है, उस पर बम लगा दिया जाए, या कभी आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर को गिरते हुए देखा होगा, तो वैसे ही वो तारा इतना इतना विशालकाय था कि जब वो गिरा तो अपने आप में ही गिरा। उसके गिरने से वो स्पेस टाइम के की जो चादर है उसमें उछेद उसने इतना बना दिया उसकी ग्रेविटी ने कि अब वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती, और वहां से समय बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए हम उसे कहते हैं ब्लैक होल। और ये कैसे होता है, इसे समझने के लिए एक इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक दीवार घड़ी उसमें समा रही है। एक वॉच है, वो मैंने उसकी तरफ फेंकी, ब्लैक होल की तरफ। जैसे ही घड़ी ब्लैक होल के पास जितनी ज्यादा पास जाती जाएगी, वो धीमी और धीमी और धीमी होती चली जाएगी। समय अपने आप धीमा होता चला जाता है। अब ये इमेजिन कीजिए कि जैसे ही घड़ी उस ब्लैक होल में जाएगी तो बहुत ज्यादा जो ग्रेविटी है, बहुत अधिक गुरुत्व बल का प्रतिरोध करती है, वो वास्तव में बंद हो जाएगी। वो इसलिए नहीं बंद होगी क्योंकि वो टूट जाएगी, वो इसलिए बंद हो जाएगी क्योंकि ब्लैक होल के अंदर समय का अस्तित्व नहीं है, वहां टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और यही हुआ होगा दोस्तों यूनिवर्स की शुरुआत के वक्त, और इसीलिए हम कहते हैं कि टाइम जो है ये बिग बैंग से चालू हुआ। तो जैसे ही हम समय में बिग बैंग के एक काम करते हैं कि 1378 करोड़ साल, मैंने आपको बोला, चलिए एक रिवर्स गियर लगाते हैं जैसे हम कारों में लगाते हैं, या अपनी कार को यू टर्न कर लेते हैं। आज का वक्त है 2023, अर्थ टाइम तकरीबन 11:35 हो रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चलिए रिवर्स गियर, हम अपनी कार को यू टर्न करते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। अब हम अर्थ की जो लाइफ की हिस्ट्री है इसके पास आज तक पहुंच रहे हैं। हमने वो भी पार कर दिया, हमारे सामने से अभी जस्ट निकला एक सिंगल सेल लाइफ। इसके पहले हमने 20 करोड़, 25 करोड़ साल पहले जो डायनासोर है इनको पार किया है। अब हम 450 करोड़ साल पे आते हैं, एकदम नन्ही नई पृथ्वी बनी है जिसमें बेहद सारे जो मिटियोर्स हैं ये टकरा रहे हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी फूट रहे हैं। चलिए और पीछे चलते हैं, 500 करोड़ सूरज हम बनता देख रहे हैं। 600 करोड़ वो तारा जिसकी धूल और जो गैस है उससे ये सारी चीजें बनी। चलिए और पीछे चलते हैं, 700 करोड़, 800,
900, 1000 करोड़, 1100 करोड़। हम अपनी मिल्की वे बनते देख रहे। चलिए और पीछे चलते हैं, अभी यहां पे नहीं रुकेंगे। 1200 करोड़, 1300 करोड़, नई नई गैलेक्सीज बनी हुई हैं। और हम पीछे चलते हैं 1378 करोड़ साल पहले, कुछ भी नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है, फिर से मैं आपको समझा दूं, मैं भाषा की सीमा में बंध गया। क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि कुछ भी नहीं है, तो गलत है। मुझे कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं है। यहां वक्त भी नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द जितनी चीजें, जितने तारे, अरबों खरबों गैलेक्सीज, इन सब को सिकोड़िए, समेटिए, और छोटे, जितने छोटे आप इमेजिन कर सकते हैं उस बिंदु तक लेके जाइए, 1378 करोड़ साल पहले, और कुछ हुआ। समय की शुरुआत। अभी 1 सेकंड नहीं हुए हैं, और पृथ्वी इतने छोटे पॉइंट से निकलकर हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके जितने बड़ी आकार की हो गई। अभी पहला सेकंड नहीं गुजरा है। तो जैसे ही हम समय में बिग बैंग के क्षण की तरफ यात्रा करने लगते हैं, तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स तब तक छोटा, छोटा और छोटा होते चले जाता है, जब तक कि इस पूरे बिंदु पर नहीं आ जाता जहां पूरा यूनिवर्स ही स्पेस होता है, जो अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा ब्लैक होल है, समझ लीजिए। और जिस तरह से आज के ब्लैक होल आसमान में तैर रहे हैं, उस तरह प्रकृति के नियम कुछ बेहद असाधारण, आश्चर्यजनक बातों का निर्धारण करने वाले हैं। वो हमको ये बताते हैं कि यहां भी समय अपने आप रुक जाना चाहिए। इसलिए बिग बैंग के पहले का समय नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले टाइम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहां हमने ऐसा कुछ ढूंढ लिया है जिसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वहां समय के रहने के लिए कारण होगा, जो कारण है उसके होने के लिए भी समय नहीं है। और इसीलिए किसी भगवान की, क्रिएटर की दरअसल कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिएटर के पास में ये टाइम ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर सके। लोगों को बड़े सवालों के जवाब चाहिए, जैसे हम यहां क्यों हैं। वे उम्मीद नहीं करते कि जवाब इतने आसान होंगे, इसलिए वो थोड़ा संघर्ष करने को तैयार है। जब लोग स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों से पूछते हैं कि क्या ईश्वर ने यूनिवर्स को बनाया है, तो मैं उनसे कहता हूं कि यह सवाल ही अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखता, अर्थ नहीं रखता। बिग बैंग के पहले टाइम था ही नहीं, इसीलिए गॉड को, गॉड के पास टाइम नहीं था कि वो यूनिवर्स को बना सके। ये ठीक वैसे ही है जैसे पृथ्वी के किनारे की दिशा पूछी जा रही हो। पृथ्वी गोलाकार है, आप इसके किनारों की दिशा नहीं पूछ सकते। और इसीलिए पृथ्वी चूंकि गोलाकार है, इसलिए उसका कोई किनारा नहीं है। और पृथ्वी के किनारे की दिशा पूछना अपने आप में एक फ्यूटाइल एफर्ट है, ये प्रयास करना ही व्यर्थ है। और अगर मान लीजिए किसी ने ब्रह्मांड की रचना की ही नहीं है, क्योंकि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जो लॉज ऑफ नेचर हैं, जो कि मैंने आपको बताए अभी, तो फिर इसका यह मतलब है कि कोई भी हमारा भाग्य नहीं तय कर रहा है, कोई हमारी डेस्टिनी नहीं लिख रहा है। ये हमको एक और रियलिटी की तरफ लेके जाता है। और रियलिटी ही, याद रखिएगा दोस्तों, एक सुखद, खुशहाल जिंदगी जीने की चाबी है। झूठ जो है, ये कभी भी खुशहाल जिंदगी आप इससे नहीं जी सकते। झूठ सिखाता है ब्राह्मणवाद, झूठ सिखाता है जातिवाद, झूठ सिखाता है धार्मिक उन्माद, झूठ सिखाता है अंधविश्वास। झूठ के जरिए ही लोग जो हैं ये राज करते हैं, अमीर लोग गरीबों के ऊपर। झूठ के कारण ही होता है एक्सप्लॉइटेशन। तो हमको लॉज ऑफ नेचर, जब ये फिजिक्स के लॉज हम पढ़ते हैं, तो ये हमें पहली चीज ये बताती है कि इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की किसी ने भी रचना नहीं की है। ना ही तो कोई हमारा भाग्य तय कर रहा है, बल्कि हमको एक
सच्चाई की तरफ लेके जाता है कि कोई स्वर्ग नहीं है और इस मृत्यु के बाद में कोई जीवन भी नहीं है। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि जब हम मरते हैं तो हम धूल में समा जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि जब 600 करोड़ साल पहले जब एक तारा मरा, उस तारे से जन्म हुआ सूर्य का, और फिर जो बाकी के मलबे थे उनसे बने आज के हमारे ग्रह। तो जब हम भी मरेंगे तो हम भी धूल धूल में समा जाएंगे। लेकिन इसका एक मतलब भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसका यह मतलब है कि हम अलग अलग एलिमेंट्स में, ये भी लॉ ऑफ नेचर है, डिवाइड हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। इसलिए हम उस अर्थ में तो नहीं मरेंगे जिस अर्थ में आज हम जानते हैं, जिस अर्थ में धर्म हमको बताता है कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। हम अपने ही प्रभाव में जीते हैं, अपने जीन्स में जीते हैं, और वही जीन्स हम प्रोक्रिएट करके अपनी औलादों को देते हैं, जैसे कि बाकी के सारे जानवर करते हैं। और हमारे पास, याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ यही एक जीवन है, और इसीलिए इसकी सराहना करना, इसमें सच्चाई की खोज करना। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, वो शेरनी का दूध पीना ताकि हम दहाड़ सकें। किनके सामने? उन ऐसे लोगों के सामने में जिसने झूठ को दरअसल सहारा बनाया हुआ है शोषण का, क्योंकि सच जो है वो है हमें सही मायनों में आजाद करता है। और इसलिए हमारे पास यही एक जीवन है जिसकी हम सराहना करते हैं कि वो ब्रह्मांड की सबसे, यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत चीज है। और इसी के लिए हमें इस यूनिवर्स के लिए और खुद के प्रति बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं विज्ञान के दम पे कि कोई ईश्वर नहीं है। और ये जो सच है ये हमें कई कई मायनों में ठीक तरीके से आजाद कर सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।